हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदेश आ गया हूं आप सभी के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स का फर्स्ट वीडियो लेकर के। आप सभी जानते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर का नाम है रियल नंबर। स्टूडेंट्स, क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर ज़्यादा टफ तो नहीं है। इनफैक्ट मैथमेटिक्स टफ है ही नहीं। अगर आपको लगता है कि मैथमेटिक्स टफ है तो आपका टीचर आपको सही से नहीं पढ़ा रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब मैं आपको बता दूं कि क्लास 10th का मैथमेटिक्स स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा। मैं तो 100% जानता हूं कि भैया कि सभी बच्चों का टारगेट तो इतना होता है कि भैया मैं भी बोर्ड्स में 90% नंबर पा जाऊं। सिंपल सी बात है भाई, सभी का मन होता है। तो वो 90% पाने के लिए हमें स्टार्टिंग से किन किन चीजों पर ध्यान देना होगा, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, या फिर इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बना दी जाएगी क्लास 10th में आपको किन किन चीजों पे ध्यान रखना है। यहाँ मैथ्स का वीडियो है, तो मैथ्स के बारे में ही बात करते हैं कि मैथ्स में हमें किन किन चीजों का ध्यान देना है। मैथ्स में मैं आपको कहूंगा कि डेली रेगुलर आपको सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे निकालना है। वो आधे घंटे किस तरीके से निकालना है? कुछ इस तरीके से कि आप जिस भी क्लास में, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ मेरे से ही पढ़ रहे होंगे, किसी से भी आप पढ़ रहे होंगे, आपको अपने दिमाग में सिर्फ इतना करना है कि यहाँ से आपने पढ़ा, घर पे गए, आधे घंटे जो मैथ्स के लिए निकालना, मैं उसमें बता रहा हूँ कि आधे घंटे मैथ्स के लिए क्या करना होगा कि 5 मिनट आपको दिमाग में सोचना है कि क्या क्या आज क्लास में कराया गया था और कैसे कैसे कराया गया था। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद बाकी 25 मिनट में आपको क्या करना है कि एक पेज उठाना है, उस पर आपको लिख देना है कि क्लास में आज क्या क्या कराया गया था। ठीक है। फिर इसके बाद तो क्वेश्चन आपसे ना लगे तो मेरे को कहिएगा, चाहे मैं या फिर कोई और भी आपको मैथ्स पढ़ा रहा होगा, तो सिर्फ आपको इतना ही काम करना है। मैथ्स आपका 1 महीने के अंदर स्ट्रांग ना हो जाए और अच्छे स्कोर आप ना करने लगे, सारे सवाल आपसे ना बनने लग जाए, तो मेरे को कहिए। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, करते हैं क्लास को स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है। कोर्स का स्ट्रक्चर इन द सेंस कि आपके सिलेबस में जितने चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स से कितने कितने नंबर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। आपको तो पता ही होगा कि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन टोटल 80 मार्क्स का होना है। तो सबसे पहले यूनिट का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आप देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स कि आपको 6 मार्क्स का सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। ठीक है ना? ठीक। फिर मैं वहीं आपकी बात करूं कि जब आपको आगे बात करना होगा आपके सेकंड यूनिट के बारे में, तो सेकंड यूनिट के बारे में आपको क्या बात करना है? देखिए, सेकंड यूनिट का नाम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा अलजेब्रा। ठीक है। अब देखिए, नंबर सिस्टम में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चैप्टर है जिसका नाम है रियल नंबर्स, और आज के इस वीडियो में यही रियल नंबर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। डेली की क्लास में बता दे रहा हूँ कि आप लोग को डेली यहाँ पे क्लास मिलने वाली है। तो डेली क्लास करने के लिए मैं बता देता हूँ कि डेली आप क्लास करेंगे, डेली की डेली आपको क्लास मिलने वाली है। और एक चीज तो मैं आपको बताता हूँ, स्टार्टिंग में ही मैं बता दूंगा कि मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि प्रॉमिस क्या कर रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि क्लास स्टार्ट, कोई भी एक चैप्टर आप यहाँ से कंप्लीट करिए, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व होगा यहाँ पर, और एनसीईआरटी हो जाए या फिर कोई भी आपको स्कूल से भी क्वेश्चन मिल रहा है, कुछ भी क्वेश्चन मिल जाए, सिर्फ एक चैप्टर यहाँ पर करके देखिए। मेरे पे भरोसा करने हैं कि मैं मैथ्स सही पढ़ा पाता हूँ या नहीं पढ़ा पाता हूँ। आपको सिर्फ मैं कहूंगा कि सिर्फ एक चैप्टर मेरे यहाँ से कीजिए, उसको वो आप सिर्फ 1 हफ्ते में यहाँ से कर लेंगे। 1 हफ्ते में आप एक चैप्टर मेरे यहाँ से कीजिए और आपको बेनिफिट होगा। आप खुद देखेंगे कि आप खुद कहेंगे कि हाँ भैया तुम ही सही पढ़ा रहे हो, बाकी सब तो सिर्फ एग्जाम के पहले नंबर कैसे पाना है वो बता रहे हैं। ठीक है, बाकी बात करते हैं। रियल नंबर्स हो गया। अब नंबर सिस्टम के बारे में हमने बात किया कि नंबर सिस्टम जो यूनिट है हमारा, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चैप्टर आ रहा है जिसको हम बोल रहे हैं रियल नंबर्स। और रियल नंबर से भैया जो हमारा नंबर आने वाला है बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो वाला है 6 नंबर। ठीक है। अब देखिए, काफी ज्यादा वेटेज रख रहा है यहाँ पर ये यूनिट जिसका नाम है अलजेब्रा। अलजेब्रा ये जो काफी वेटेज 80 में से भैया देखिए 20 नंबर यहाँ पर सिर्फ अलजेब्रा यूनिट से ही आने हैं। अलजेब्रा यूनिट से ही आने हैं, तो अलजेब्रा में देखिए कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं यहाँ पर। देखिए, सीरियल नंबर है पहला, दूसरा। दूसरे वाले की बात करते हैं। अलजेब्रा में देखिए भैया हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर आ रहा है। पॉलिनोमियल ये तो आपने क्लास 9 में पढ़ा है। फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का चैप्टर है, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस नाम का एक चैप्टर है। ये जो चैप्टर है आपका, इसमें ये 20 नंबर ज्यादा क्यों कवर कर रहा है कि भैया देखिए इसमें एक चैप्टर पॉलिनोमियल, दूसरा चैप्टर लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और चौथा जो चैप्टर है वो है
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो 4 चैप्टर मिला के यहाँ पर आपको 20 नंबर आना है, ठीक है। अब कैसे कैसे क्वेश्चन बनना है, कैसे पढ़ाना है, वो चीज़ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। अब हम डरते हैं, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये जो थर्ड है, थर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल आसान है, ये तो आपको कर ही लेना है, ठीक है। बिल्कुल आसान आसान सारा का सारा चैप्टर है क्लास में। देखिए ट्रायंगल भी आपने पिछले चैप्टर पढ़ा, ज्योमेट्री में हमारे पास जो फोर्थ है, फोर्थ हमारे पास 2 चैप्टर आ रहा है, एक ट्रायंगल और सर्कल सारा है, ठीक है। 5वां है, तो 5वें में देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री, आपने बहुत जगह सुना होगा कि भैया ट्रिग्नोमेट्री तक होता है, ट्रिग्नोमेट्री ऐसा होता है वैसा होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री कुछ खास है नहीं, मैं बता देता हूँ, मेरे पर बिलीव कीजिए, मैं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री आप कहीं भी ट्राई कर लीजिएगा, ट्राई करने के बाद भी फिर यहाँ पे आके देख लीजिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या चीज़, बिल्कुल आसान चीज़ है, ठीक है। इसमें 2 चैप्टर आएगा ट्रिग्नोमेट्री में, एप्लीकेशन ऑफ इंट्रोडक्शन कराया जाएगा ट्रिग्नोमेट्री से, फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कराया जाएगा, ठीक है, जिसका नाम बहुत लोग हाइट एंड डिस्टेंस भी बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद मेंसुरेशन चैप्टर में आएंगे, तो मेंसुरेशन में 2 चैप्टर हमारे पास यहाँ दिख रहा है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, और दूसरा चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस मेंसुरेशन से 10 नंबर का क्वेश्चन आना है, और ट्रिग्नोमेट्री से 12 नंबर का क्वेश्चन आना है। ये 12 नंबर बहुत ही पाना आसान है। ज्योमेट्री जो है यहाँ पर 15 नंबर का आना है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 नंबर का आना है, ठीक है। वही बात करेंगे स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से, तो ये 11 नंबर का आना है। स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी में किसी को ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि वही घिसी-पिटी चीज़ें आती हैं। बाकी यहाँ पर भी वही सेम चीज़ें हैं कि लिमिटेड सिलेबस है, लिमिटेड सिलेबस में ही वही घिसी-पिटी सभी चीज़ों को आनी है। फिर देखिए मैं यहाँ पर बता दूँ कि आपको फ्री नोट्स यहाँ का कैसे मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स चाहेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, और पीडीएफ नोट्स चाहेंगे तो पीडीएफ नोट्स भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हैंड रिटन नोट्स यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में ही व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया गया होगा। आप हैंड रिटन नोट्स पाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर आपको डेली डेली नोट्स दे दिया जाएगा। और जो पीडीएफ का नोट्स आपको चाहिए तो यहीं पर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक और दिया गया होगा, नोट्स उसके नीचे एक लिंक होगी ब्लू कलर की, उस पर क्लिक करिएगा, आप डायरेक्ट पीडीएफ नोट से पहुंच जाएंगे, उसमें क्वेश्चन भी सारा दिया हुआ है, आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। फिर देखिए यहाँ पर दिया कि डेली लाइव क्लास, डेली लाइव क्लास जो है तो आपको डेली की डेली ही क्लासेस मिलने वाली हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब डेली लाइव क्लास क्या रखना है वो आप कमेंट करके यहाँ पर बता देंगे कि किस टाइम पे आप लाइव क्लास चाहते हैं, कि ज़्यादा ज़्यादा आप फ्री रहेंगे उस टाइम पे आपके हिसाब से क्लास रख दी जाएगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स, बहुत हो गई बातें, रियल नंबर के बारे में बात करते हैं अब। चलिए भाई, अब आपके सिलेबस के हिसाब से देखेंगे कि जो हमारा मैथ्स का सबसे पहला चैप्टर है वो पहला चैप्टर है रियल नंबर। अब इस रियल नंबर में हमें रियल नंबर में हमारे सिलेबस के हिसाब से कौन कौन से पॉइंट्स हैं, तो इस रियल नंबर के हिसाब से हमारे सिलेबस में जो पॉइंट्स है माय डियर स्टूडेंट्स, वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सर ये क्या होता है, वही बताने तो आया हूँ। प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी, अब इर्रेशनल नंबर क्या होता है ये तो आपको क्लास 9 में बता दिया गया है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, आप कहेंगे कि भैया सही कह रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी, तो इरेशनैलिटी का मतलब क्या है कि इरेशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टी होती होगी, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं इरेशनैलिटी। अब वही इरेशनैलिटी हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी पे पहुंचते तक तो हमें लग रहा है कि हमें कम से कम 2-3 वीडियो लग जाएंगे प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटीज पहुंचने तक। तो आइए बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे, कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पर हमें जब बात करना होगा तो इसे समझने के लिए हमें किन किन चीजों को बात करना होगा। देखिए बिल्कुल बेसिक से क्लास ले चलूंगा। बहुत लोग कहते होंगे कि देखिए कि बिल्कुल ग्राउंड लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको पढ़ाऊंगा। मैं कहता हूं कि मैं आपको नेगेटिव लेवल से पढ़ाऊंगा। सुन के थोड़ी हंसी आ रही होगी तो हंस लीजिए। कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई क्या कहता है, ये आपको क्लास 6 इंटीजर्स में बताया गया होगा कि यहाँ बीच में जीरो होता है, यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाए तो पॉजिटिव, यहाँ से अगर नीचे की तरफ जाया जाए तो नेगेटिव। लोग आपको यहां से लेकर के ऊपर होते हैं, कहते हैं कि जीरो से उठा के, जीरो लेवल से उठा के लेके चलूंगा। मैं कहता हूं कि आपको नेगेटिव लेवल से उठा करके लेके चलूंगा। बोलो सही है, तब तो समझ में आएगा। नेगेटिव लेवल से उठा के लेके चलूंगा। लोग यहां से लेके समझ रहे हैं तो आप लोग उनको इतने बड़े सेलिब्रिटी बना चुके हो। मैं तो यहां से लेके चल रहा हूं, आपको नेगेटिव से लेके चलूंगा ऊपर, ठीक है। नेगेटिव लेवल से कहने का मतलब भैया कि ऐसी कोई चीज भी समझानी होगी। अब उस चीज को समझाने के लिए, जैसे एग्जाम्पल देता हूं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होता है, हमें क्या समझना पड़ेगा, ये 2 चीज समझना पड़ेगा कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। आई होप कि स्पेलिंग सही हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स मेरे से ना हो। स्पेलिंग मिस्टेक्स मेरे से काफ़ी ज़्यादा ही होती हैं, तो थोड़ा कंप्रोमाइज़ कीजिए।
ठीक है, कंपोजिट नंबर हमें समझना है, और क्या समझना है हमें समझना है माय डियर स्टूडेंट्स कि रियल नंबर में प्राइम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझने के लिए हमें प्राइम नंबर समझना होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। देखिए, अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन होता है कि एक ऐसा नंबर जिसके पास सिर्फ दो फैक्टर हो। तो आप कहेंगे कि भैया इसे समझाने के लिए तो आप कहे थे कि मैं बेसिक से जाऊंगा, आप डायरेक्ट शुरू कर रहे हैं प्राइम नंबर से, और इसके डेफिनेशन आपने ऐसा बोल दिया कि मुझे समझ ही नहीं आया। मैंने कहा कि जिसके पास दो फैक्टर हो। फैक्टर का मतलब क्या होता है? अब इधर समझिए कि भैया जिसके फैक्टर किसे कहा जाता है, फैक्टर्स किसे कहा जाता है, आइए समझिए फैक्टर्स किसे कहा जाता है। मैं एक और एग्जांपल एक एग्जांपल लेके आपको समझाना चाहूंगा कि जैसे समझिए कि मैंने क्या लिखा यहाँ नंबर 12, क्या लिखा 12। तो 12 का मतलब कि अगर हमें 12 का फैक्टर लिखना होगा तो फैक्टर का मतलब ये हुआ कि ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 12 को काट देंगे, यानी कि 12 को डिवाइड कर देंगे या फिर 12 को निपटा देंगे। तो 12 को निपटाने वाले नंबर कौन कौन से हैं? क्या जो 12 है वो एक से निपट जाएगा, यानी कि एक 12 को निपटा देगा। क्या दो 12 को निपटा देगा? निपटा देने का मतलब क्या है भाई? कि डिवाइड कर देगा पूरा पूरा। क्या इससे डिविजिबल है? टॉपर्स के भाषा में बात करें तो क्या 1 से 12 डिविजिबल है? 2 से 12 डिविजिबल है? 3 से 12 डिविजिबल है? 4 से 12 डिविजिबल है? 6 निपटा देगा 12 को, और 12 भी 12 को निपटा ही देगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसे नंबर के बारे में बात की जा रही है, ऐसे नंबर्स के बारे में बात की जा रही है जो दिए हुए नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, उसी को तो हम फैक्टर कहते हैं, उसी को तो हम फैक्टर कहते हैं। तो मतलब भैया जो फैक्टर आपने लिखा है, क्या ये सभी जो आपने जो लिखा ये सभी सभी के सभी 12 के फैक्टर हैं? मैं कहूंगा कि हाँ जी, यही तो 12 के फैक्टर हैं। मैं फैक्टर आपको क्यों समझा रहा हूँ, भले बोरिंग लग रहा होगा, बिल्कुल जी नेगेटिव लेवल से न लेके चल रहा हूँ कि देखिए ये जो रियल नंबर्स है, इस रियल नंबर में हमारा सबसे पहला ही टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। इस प्राइम नंबर को और कंपोजिट नंबर को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि फैक्टर्स क्या होते हैं। तो इसीलिए इस फैक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं। आई होप कि इस फैक्टर को आप समझ गए होंगे। नहीं समझे? आइए समझाता हूँ। जैसे मानिए यहाँ मैंने एक नंबर ले लिया 42। 42 काफी बड़ा हो जाएगा और ज्यादा फैक्टर्स निकल जाएंगे, तो मैं अभी बात करता हूँ आपसे छोटा सा एग्जांपल लेके। जैसे मानिए कि मेरे पास कोई नंबर है यहाँ पर 6। क्या नंबर है? 6। अब देखिए, अब तो आप थोड़ा सा तो दिमाग लगा सकते हैं कि 6 को कौन कौन सा नंबर काट सकता है। तो आप कहेंगे भैया 1 काट सकता है, 2 काट सकता है, 3 काट सकता है, उसके बाद 6 काट सकता है। और कोई नंबर बताइए जिससे ये 6 पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, जिससे ये 6 पूरा पूरा डिविजिबल हो। आप ही कोई नंबर हो तो मेरे को बताइए। नहीं है? बिल्कुल ठीक, नहीं है। तो ये जो नंबर निकल के आया 1 2 3 और 6, ये सभी के सभी नंबर क्या 6 के फैक्टर हैं? मैं कहूंगा कि हाँ जी 6 के फैक्टर हैं। ठीक है, लेकिन मैंने प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन क्या दिया? प्राइम नंबर का मैंने डेफिनेशन ये दिया कि जिसके पास दो फैक्टर हो। क्या कहा मैंने? जिसके पास दो फैक्टर्स हों। जिन ऐसे नंबर्स जिनके पास दो फैक्टर्स हों उनको मैं क्या कह देता हूं भाई? उनको मैं कह देता हूं प्राइम नंबर। एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे फैक्टर समझाने के लिए मैंने ये सभी चीजों को समझाया, इन दोनों नंबर का एग्जाम्पल लिया, वैसे ही प्राइम नंबर समझाने के लिए भी कोई एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। आप कहेंगे कि हाँ भैया लेना पड़ेगा। आइए लीजिए, ये मैंने नंबर ले लिया 2। बोलिए सही है? आप कहेंगे भैया पता ही नहीं है तो मैं कैसे बोल दूं सही है गलत है। आइए देखिए, अब आप जवाब देंगे कि सही है गलत है। मैंने क्या कहा? प्राइम नंबर उसको कहा जाएगा जिसके पास दो फैक्टर है। बोल बोल के पढ़िए, मजा आएगा और याद भी होगी, या चीजें क्लास में याद भी हो जाएंगी। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। तो प्राइम नंबर्स उसे कहा जाता है जिनके पास भाई सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर हो। तो देखिए 2 के पास कौन कौन सा फैक्टर है? 2 है ये नंबर हमारा। 2 के पास एक 1 फैक्टर है, यानी कि 1 इसको निपटा देगा और 2 इसको खुद निपटा देगा। क्या इसके पास एक फैक्टर दो फैक्टर है? बोलो सही है। आप देखिए एक और मैं एग्जांपल लेता हूं। देखिए 11 नंबर, 11 को एक निपटा देगा और 11 निपटा देगा। देखिए इसके पास कितने फैक्टर? दो फैक्टर। अब देखिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। देखिए भैया 31,
31 को एक निपटा देगा और 31 खुद निपटाएगा। इसके पास कितने फैक्टर? दो फैक्टर। तो ऐसे नंबर जिनके पास सिर्फ दो फैक्टर, उनको क्या कह दिया जाएगा? उनको क्या कह दिया जाएगा? उनको क्या कह दिया जाएगा भाई? प्राइम नंबर। क्लियर है? ऐसे नंबर्स जिनके दो फैक्टर हो उसको कह दिया जाएगा प्राइम नंबर। आई, अब आगे चलते हैं कि कंपोजिट नंबर्स किसे कहा जाता है। ऐसे नंबर्स जिसके पास मोर देन, क्या भाई? मोर देन टू फैक्टर्स। ऐसे नंबर्स जिसके पास दो से अधिक फैक्टर होंगे। एग्जांपल 12 को ले लीजिए। क्या इसके पास दो से अधिक फैक्टर हैं? आप कहेंगे कि हाँ जी भैया इसके पास तो दो से अधिक फैक्टर हैं। क्या 6 इसके पास दो से अधिक फैक्टर है? आप कहेंगे हाँ जी भैया दो से अधिक फैक्टर हैं। जैसे जैसे मैं एग्जांपल में आपको मैं एक और नंबर ले लेता हूँ, 10 ले लीजिए। 10 को कौन कौन निपटा देगा? 10 को एक निपटा देगा, 10 को दो निपटा देगा, 10 को 5 निपटा देगा और 10 को 10 निपटा देगा। बोलिए क्लियर है? क्या यहां तक समझ में आया? क्या यहां तक समझ में आया कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर उसे कहा जाएगा, देखिए आंख बंद करके दिमाग में लाइए क्या कि प्राइम नंबर किसे कहा जाता है? प्राइम नंबर उसे कहा जाता है जिसके पास दो फैक्टर हो, और कंपोजिट नंबर उसे कहा जाएगा जिसके पास दो से अधिक फैक्टर हो। एग्जाम्पल आप लोग अपने मन में बहुत से एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब मैं आपसे यहाँ पर अब एक सवाल पूछता हूँ। आप मेरे को बताइए कि मैं अगर कोई नंबर ले लेता हूँ, जैसे मानिए कि मैंने कोई नंबर ले लिया 1। यहाँ पर आपको मैं एक नंबर ले लिया हूँ 1। अब मेरे को बताइए कि ये जो 1 है ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? ये 1 है जो, ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? आप खुद मेरे को बताइए। क्या ये जो 1 है ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? आप ही मेरे को जवाब देंगे कि ये जो 1 है ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, और क्या दिमाग लगाएंगे? आप ये बताएंगे कि भैया देखिए प्राइम नंबर किसे कहा जाएगा? जिसके पास दो फैक्टर है। तो मैं आइए देखिए 1 का फैक्टर कौन कौन सा होगा। दोनों ही फैक्टर्स के बेसिस पे डिफाइन किए जा रहे हैं कि प्राइम नंबर जिसके पास दो फैक्टर हो और कंपोजिट नंबर जिसके पास मोर देन टू फैक्टर्स हो। तो इसके पास 1 के पास फैक्टर एक 1 है, और क्या है? और दूसरा फैक्टर है जो 1 है, तीसरा फैक्टर क्या है? जो 1 है। यानी कि ये तो सिर्फ 1 से ही तो पूरा पूरा डिविजिबल हो पाएगा। इसके पास कितने फैक्टर? प्राइम नंबर होने के लिए इसके पास दो फैक्टर होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या ये प्राइम नंबर तो नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर के लिए दो फैक्टर चाहिए और इसके पास एक ही फैक्टर है। अब यहां पर देखिए कंपोजिट नंबर होने के लिए हमारे पास दो से अधिक फैक्टर होने चाहिए, कम से कम 3 फैक्टर होना जरूरी है। इसके पास एक ही फैक्टर है। तो क्या बताइए कि क्या ये प्राइम नंबर होगा या कंपोजिट नंबर होगा? आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि भैया ना ये तो ये प्राइम नंबर है ना तो ये कंपोजिट नंबर है, ये दोनों में से ही कुछ नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखिए अब इसे समझने के लिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये प्राइम नंबर और ये जो कंपोजिट नंबर हमने लिखा है ये तो आप समझ गए। अब आपको समझना पड़ेगा कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। मैं ये एक बोर्ड साफ करता हूं कि फैक्टराइजेशन क्या होता है इसे समझाने के लिए। आइए अब देखते हैं कि किसे कहा जाता है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या? अभी मैंने आपको समझाया एक वर्ड जिसको कहा जाता है फैक्टर। तो किसी भी नंबर को उसके फैक्टर्स के साथ तोड़ देना उसे कह दिया जाता है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन किसे कहा जाता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी नंबर को उसके फैक्टर्स के साथ तोड़ दिया जाए, यानी कि उसके फैक्टर्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाए, उसे कह दिया जाता है फैक्टराइजेशन। आइए फैक्टराइजेशन मैं 12 और 18 का करके दिखाता हूं कि फैक्टराइजेशन किसे कहा जाता है। फैक्टराइजेशन देखिए मैंने ये जो भाई 12 है, 12 इसको मैं क्या क्या लिख सकता हूँ? पहला चीज मैं 12 को क्या क्या लिख सकता हूँ? मैं 12 को लिख सकता हूँ 12 मल्टीप्लाई 1। बोलिए क्लियर है? या फिर आप बताइए क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि 1 मल्टीप्लाई 12। मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि 2 मल्टीप्लाई क्या, 2 मल्टीप्लाई 6। मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि 3 मल्टीप्लाई
4। मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ यहाँ पर कि 2 मल्टीप्लाई 3। बोलिए सच बात है झूठ बात है? आप कहेंगे कि हाँ भैया सच बात है। मैं इसको यहीं लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3। क्या बोलिए क्लियर है? मैं इसको यहाँ तक इतना तो लिख ही सकता हूँ ना। क्या मैं 12 को ये चीज़ें लिख सकता हूँ? आप कहेंगे कि हाँ जी भैया लिख सकता हूँ। तो इसके फैक्टर्स ही तो हैं ये, इसके फैक्टर्स के मदद से ही तो मैंने रिप्रेजेंट किया है 12 को। बोलिए भाई सही है कि गलत है? आप कहेंगे भैया सही है, क्योंकि 12 को मैं तो ये सही रिप्रेजेंट करके लिख सकता हूँ ना। तो इसी को तो भाई फैक्टराइजेशन कह दिया जाता है। आइए मैं 18 करके दिखाता हूँ। क्या 18 को क्या लिखा जा सकता है? 9 मल्टीप्लाई 2। बोले सही है। क्या 18 को 6 मल्टीप्लाई 3 भी लिखा जा सकता है? क्या 18 को 2 मल्टीप्लाई 3 भी लिखा जा सकता है? बोलिए सही है या गलत है? आप कहेंगे कि भैया सही है, 18 को तो ये भी लिखा जा सकता है। तो इसी को भैया देखिए, 18 का फैक्टर 9 है, 18 का फैक्टर 2 है, 18 का फैक्टर 6 है, 18 का फैक्टर 3 है, 18 का फैक्टर 2 है, 18 का फैक्टर 3 है। क्या मैं इसके फैक्टर्स के हेल्प से ही 18 को रिप्रेजेंट कर दिया है? तो इसी को भैया मैंने फैक्टराइजेशन बोल दिया है। इसी को मैंने फैक्टराइजेशन बोल दिया है, इसी को फैक्टराइजेशन कहा भी जाता है। ठीक है, 12 का फैक्टराइजेशन करके दिखा दिया और 18 का फैक्टराइजेशन करके दिखा दिया। अब मैं आपको समझाना चाहूंगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। क्या मैंने बोला कि अब मैं आपको समझाऊंगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन किसे कहा जाता है। भैया फैक्टराइजेशन तो होगा ही, बस प्राइम नंबर के हेल्प से कर दिया जाएगा, तो उसे कह दिया जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। बोलो सही है? आप कहेंगे कि हाँ जी सही है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन उसे कहा जाएगा, वो फैक्टराइजेशन जो प्राइम नंबर की हेल्प से हो। देखिए ये भी फैक्टराइजेशन किया गया है। क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन है? 1 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, 12 भी प्राइम नंबर है ही नहीं, 2 तो प्राइम नंबर है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो क्या ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा? और पहला वाला भी नहीं होगा। 3 प्राइम नंबर है, आप कहेंगे कि हाँ जी भैया 3 प्राइम नंबर है। क्या 4 प्राइम नंबर है? आप कहेंगे नहीं भैया नहीं, 4 नहीं है, तो ये वाला भी प्राइम फैक्टराइजेशन तो नहीं होगा। ये देखिए 2 मल्टीप्लाई 3, 12 का क्या प्राइम फैक्टराइजेशन है? तो आप कहेंगे कि हाँ जी भैया ये वाला तो प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब आप बताइए क्या इसमें कौन सा प्राइम फैक्टराइजेशन होगा? पहला, दूसरा या तीसरा? पहला, दूसरा या तीसरा? तो आप कहेंगे कि भैया इसमें से तीसरा वाला प्राइम फैक्टराइजेशन है, क्योंकि वो फैक्टराइजेशन जो प्राइम नंबर को इस्तेमाल करके बने उसे ही कह दिया जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। बोलिए क्लियर है बात? बोलिए बात क्लियर है? बोलिए मामला क्लियर है? आप कहेंगे कि हाँ जी भैया मामला क्लियर है। ठीक है, अब हम इसी चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते बढ़ते अब हम समझेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। इसे समझने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत थी समझने के लिए, वो चीजें हमने समझा। पहला चीज हमने क्या समझा? आंख बंद करिए, आंख बंद करिए। पहला चीज हमने क्या समझा? पहला चीज हमने समझा कि फैक्टर्स क्या होते हैं। फिर मैंने समझा कि प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर, अब बताइए फैक्टर किसे कहा जाता है? फैक्टर उसे कहा जाता है, जैसे मान लीजिए किसी भी नंबर का हमें फैक्टर निकालना हो तो वो जिस जिस के टेबल में आता होगा, वो नंबर जिन जिन नंबर्स के टेबल में आता होगा उसे हम क्या कह दिया जाएगा? उसे हम कह देंगे फैक्टर। अब फिर उसके बाद मैंने बताया कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो प्राइम नंबर उसे कहा जाएगा जिनके पास सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होगा। और कंपोजिट नंबर, फिर मैंने बताया कि कंपोजिट नंबर किसे कहा जाएगा? तो कंपोजिट नंबर साथियों उसे कहा जाएगा जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। उस कंपोजिट नंबर समझने के बाद हमने क्या समझा कि फैक्टराइजेशन किसे कहा जाता है? तो फैक्टराइजेशन उसे कहा जाता है कि किसी भी नंबर को उसके फैक्टर्स के हेल्प से रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, तो उसे हम कह देंगे फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन किसे कहा जाएगा? तो प्राइम फैक्टराइजेशन उसे कहा जाता है कि वो फैक्टराइजेशन जो प्राइम नंबर्स के हेल्प से किए जाए उसे हम कह देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए अब हम आगे समझते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। तो अब हम देख रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखिए यही है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जिसको समझने के लिए मैंने इतना देर से बकवास किया है। बकवास क्यों किया है इसको समझने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए जिन जिन चीजों को मैंने आपको समझाया उन चीजों का उन वर्ड्स का इसमें जिक्र किया गया है। देखिए यहाँ पर कंपोजिट नंबर्स, ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए प्राइम्स के बारे में या फिर प्राइम फैक्टर्स के बारे में,
यहाँ पर एक्सप्रेशन या फिर फैक्टराइजेशन के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, बस यही समझाने के लिए मैंने आपको इतने देर से आपके सामने बकवास किया और आपको बोर किया। तो बोर किया था, अब देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर का मतलब क्या, कि कंपोजिट नंबर का मतलब वो ऐसे नंबर्स जिनके पास फैक्टर मोर देन 2 हो। एग्जाम्पल लेके समझाना चाहूंगा। जैसे समझिए कि हमारे पास कोई एक नंबर है 22, इसके पास कितने फैक्टर होंगे, इसके पास एक होगा फैक्टर, यानी कि 1 होगा, 2 होगा और 11 होगा। क्या इसके पास फैक्टर 2 से अधिक है? हाँ जी भैया है, 3 फैक्टर इसके पास। तो इसका मतलब कि ये जो इसका फैक्टर है वो 2 से अधिक है, तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर। तो कह रहा है कि ये सभी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस किया जा सकता है। कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? ऑफ प्राइम, एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, कि किसी भी कंपोजिट नंबर को, जैसे कोई भी कंपोजिट नंबर होगा तो इस कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम से। किससे? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स का मतलब क्या है? अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम कैसे कह रहा है ये। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम कहने का मतलब समझिए इधर कि कोई भी नंबर कंपोजिट नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम कहने का मतलब, अब समझिए एग्जांपल मैंने जो लिया था 22 को मैं समझा रहा हूँ कि 22 है। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 11। बताइए, क्या ये जो 22 है, क्या मैंने यहाँ पर लिखा है 2 प्राइम नंबर है? आप कहेंगे हाँ जी भैया मेरा प्राइम नंबर है। 11 प्राइम नंबर है? आप कहेंगे हाँ जी भैया 11 प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब कि भैया इस कंपोजिट नंबर को हम ऐसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यही इसके कहने का मतलब है। नहीं समझ में आया? एक और एग्जाम्पल समझिए। जैसे समझिए कि मेरे पास है वो नंबर 42 को हम क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे कि भैया हम इसको लिख सकते हैं 6 7 जा 42, 6 × 7 लिख सकते हैं। तो अब मैं कहूंगा कि चलिए आपके कहने में मैंने लिख दिया 6 × 7, क्या ये 6 प्राइम नंबर है? आप कहेंगे नहीं भैया प्राइम नंबर तो नहीं है, इसका फैक्टर तो 2 से अधिक होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और ये खुद 6 भी होगा। बोले सच बात है गलत बात है? तो कहूंगा कि भैया ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसका नहीं हुआ। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने जो समझाया था वो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है। तो अभी 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाएगा भैया बता दीजिए। तो आइए देख लीजिए 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाएगा। 42 है, आप कहेंगे कि हाँ भैया है, तो 42 का मैंने लिखा है यहाँ पर 2 से क्या 42 जाएगा? आप कहेंगे कि हाँ जी भैया जाएगा। ये गया 21 टाइम्स। फिर उसके बाद आगे बात करेंगे, टू दो से इसको क्या कितने बार हो जाएगा? आप कहेंगे भैया 3 टाइम में चला जाएगा, 3 7 जा 21। क्लियर बात? फिर उसके बाद आगे जाएंगे 7 1 जा 7। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से देखिए प्राइम नंबर सही हमें लेके जाना है। यहाँ पर 2 क्या है? प्राइम नंबर। 3 क्या है? प्राइम नंबर। और 7 क्या है? ये भी है प्राइम नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा कि 42 इज इक्वल टू 2 × 3 × 7। क्या ये प्राइम फैक्टर है? आप कहेंगे कि हाँ जी भैया ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन है। आइए मैं एक और एग्जांपल आपको लेकर दिखाता हूँ, 81 को लेता हूँ। 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको इधर करके दिखाता हूँ। 81 है प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 से जाएगा या नहीं जाएगा? 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। बोलिए सही है। फिर उसके बाद 3 से जाएगा, 3 9 जा 27। फिर उसके बाद 3 3 जा 9 और फिर 3 1 जा 3, ये चला जाएगा। बोलिए क्लियर है? क्या है इसको मैं 81 को ये लिख सकता हूँ कि 3 का पावर 4, 3 का मल्टीप्लाई 4 बार आपस में कर दिया जाएगा तो उसी को 81 लिखा जाएगा। आप कहेंगे हाँ जी भैया लिखेगा। तो इसके कहने का मतलब है कि ये जो हम किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं वो प्राइम फैक्टराइजेशन उस नंबर के लिए यूनिक होगा। यानी कि यहाँ पर ये जो मैंने 22 के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा है यहाँ पर 2 × 11, ये सिर्फ 22 के लिए ही होगा, किसी और नंबर के लिए नहीं होगा। यही कह रहा है क्या? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यही कहना है किसका? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आइए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को यूज करके आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको क्वेश्चन वो सामने लेके आता हूं। चलिए भाई, ये है क्वेश्चन आपके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से। आप कहेंगे कि भैया ये क्या दे रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं मैं इसका? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में आपने ये बताया कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं
कि मतलब कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसके मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख सकते हैं, उसके प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन वो जो प्रोडक्ट होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, प्रोडक्ट प्राइम नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा किसी भी कंपोजिट नंबर का, वो उस कंपोजिट नंबर के लिए यूनिक होगा। यही तो आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में बताया। लेकिन कहाँ मैं इसका यूज करूँ, बोलिए, इसका उससे रिलेटेड कहाँ ये क्वेश्चन है? मैं कहूँगा बिल्कुल रिलेटेड क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन को कैसे समझेंगे। बार बार पढ़ेंगे तो ही समझेंगे। चेक वेदर, इसका मतलब है कि चेक कीजिए। क्या चेक कीजिए? 4 की पावर n, यानी कि यहाँ पर जो लिखा है 4 की पावर n, ये जो 4 की पावर n है, क्या वो कभी एंड विथ डिजिट 0? क्या ये जो 4 का पावर n है, जैसे कहने का मतलब कि 4 का पावर हम मान लेते हैं कि 4 का पावर 1 ले लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। तो यूनिट डिजिट यानी कि वंस प्लेस पर क्या रहा है? यूनिट डिजिट पे तो 4 आ रहा है। अगर मान लीजिए मैं 4 का पावर 2 ले लेता हूं तो यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, क्योंकि 4 के पावर 2 का मतलब है 16। अगर मैं 4 की पावर 3 ले लेता हूं तो ये आ रहा है 64। यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है? 4। तो इसके कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पर, जब हम यहाँ पर हम ले रहे हैं n इज इक्वल टू 1, तो हमने देखा 4 की पावर n है ना, तो n इज इक्वल टू 1 हमने लिया तो आया 4 यूनिट डिजिट पे। n इज इक्वल टू 2 हम लेते हैं तो n की जगह पे 2 रख लेते हैं तो 4 का पावर 2, तो 16 हो जा रहा है, यूनिट डिजिट आ रहा है 6। अगर n इज इक्वल टू हम 3 रख रहे हैं तो यूनिट डिजिट आ रहा है हमारा 4। तो यही चेक करना है कि क्या कोई ऐसा नंबर n का हम रख दें कि लास्ट में जो यूनिट डिजिट आ रहा है वो 0 आना चाहिए। तो मैं आपको ये चीज, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर ले लेता हूं जिसके यूनिट डिजिट पे 0 है, तो मैंने ले लिया 10, यूनिट डिजिट पे 0 है। इस 10, क्या ये 10 भी एक कोई कंपोजिट नंबर है? आप कहेंगे कि हाँ जी भैया ये 10 भी एक कंपोजिट नंबर है। तो इस कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके क्या ये हम 2 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं? आप कहेंगे, मैं कहूंगा कि हाँ जी बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, 2 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं। ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। इस कंपोजिट नंबर के लिए ये प्राइम फैक्टराइजेशन, इस प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ये इस कंपोजिट नंबर के लिए यूनिक होगा। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम का मतलब क्या है कि प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट है इस 10 के लिए यूनिक है। 2 मल्टीप्लाई 5 सिर्फ 10 के लिए ही लिखा जा सकता है, और किसी के लिए, और किसी चीज के लिए नहीं लिखा जा सकता। समझ रहे होंगे? जैसे मान लिया मैं यहाँ पे ले लिया 40, 40 ले लिया। 40 का मतलब क्या? क्या यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 4 हो गया, 4 यहाँ पर हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, क्या नोटिस किया आपने? कुछ नोटिस किया? आई मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाता हूँ 20, 2 मल्टीप्लाई 5, क्या 20 को ये लिखा जाएगा? 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। बोलिए सही है? आप कहेंगे कि हाँ जी भैया सही है। अब मैं आगे चलता हूँ, आगे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको 100। 100 को आप क्या लिखेंगे? आप कहेंगे भैया मैं 100 को लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई 10। तो आप इस 10 को लिखिए 2 मल्टीप्लाई 5 और इस 10 को लिखिए 2 मल्टीप्लाई 5। आपने कुछ नोटिस किया? आपने कुछ नोटिस किया? जब भी एक 0 आएगा 2 और 5 आएगा। यानी कहने का मतलब जहां एक जोड़ा 2 और 5 का बनेगा वहीं एक 0 आएगा। यहां पर भी देखिए 2 और 5 का एक ही जोड़ा बना, एक ही पेयर बना और एक ही 0 आया। 2 और 5 का एक ही पेयर बना और एक ही 0 आया। ठीक उसी तरीके से यहां पर देखिए, यहां पर भी 2 और 5 का एक ही पेयर बन रहा है, 2 पेयर बन रहा है और यहां पर 2 0 आया। तो कहने का मतलब क्या कि अगर इस कंपोजिट नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, अगर हम इस कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो प्राइम फैक्टराइजेशन में पेयर तो हमें 2 और 5 का बनेगा, तो ही यहाँ पर हमारा जो भी नंबर का यूनिट डिजिट होगा वो 0 से खत्म होगा। बोलिए सही है? आप कहेंगे कि हाँ जी सही है। तो जब हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, आप खुद बताइए 4 की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं? क्या हम ये लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 का पावर n? ठीक है, अब हमको एक बात बताइएगा, इस 2 मल्टीप्लाई 2 को हम क्या ये लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2? आप कहेंगे कि हाँ भैया लिख सकते हैं। तो क्या इसका पावर यहाँ पर हमारे पास n दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर n लिख सकता हूँ? आप कहेंगे कि हाँ जी भैया लिख सकता हूँ। बोलिए सही है? हाँ। तो अब मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पर जब मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे क्लास 9 में, क्या मेरे को बताइए, क्या आप, मैं यहाँ पर 2 की पावर अगर 2n कर देता हूँ तो क्या तो क्या
यहाँ पर ये सही है या गलत है। आप देखिए, अगर नहीं समझ में आया तो समझ लीजिए। आप जानते होंगे फॉर्मूला, ए की पावर m का पावर अगर n कर दिया जाए तो वो हमारा फॉर्मूला होता है ए की पावर m n। ये फॉर्मूला आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। बोलिए क्लियर है? आप कहेंगे कि हाँ जी भैया क्लियर है। ठीक है, ठीक। अब मेरे को एक बार बताइए, जब मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमारे पास सिर्फ और यहाँ पर 2 बन रहा है, 5 का तो कोई जिक्र ही नहीं है। अगर लास्ट में हमारे पास 2 और 5 का पेयर नहीं बनेगा तो कैसे हम कह सकते हैं कि ये 0 से यूनिट डिजिट पे 0 आएगा? नहीं आएगा ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन में इस 4n का जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 आ रहा है, जबकि हम एक 5 लाएंगे तभी हमारे पास कोई 0 बनेगा। जब यहाँ पर 0 बन ही नहीं रहा तो यूनिट डिजिट पे 0 कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, यानी के लिए कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे, यहाँ पर यूनिट डिजिट पर 0 नहीं आने वाला। आप कहेंगे भैया समझ तो गए, लेकिन कैसे लिखेंगे इसको? तो इसके लिए कल मिलते हैं। आज के लिए बाय बाय।